नस्र इकबाल। आज बात करेंगे जो घुसपैठ लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। तो आतंक के खिलाफ घाटी में सेना का एक्शन जारी है। बिल में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजौरी के जंगलों से लेकर कुपवाड़ा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कॉम्बिंग चल रही है। सेना के टारगेट पर वो आतंकी हैं जो सरहद पार से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की नापाक साजिश रच रहे हैं और उनकी मदद कर रही है पाकिस्तान की सेना। जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से मिले सामान से खुलासा हुआ है कि आतंकियों की मदद पाकिस्तान की सेना कर रही है, आतंकियों को हथियार मुहैया करा रही है। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने ट्रेन किया है। आतंकियों को जम्मू कश्मीर के हर इलाके की जानकारी दी गई है और यही वजह है कि आतंकी छिपकर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब आतंक के सर्वनाश के लिए सेना ने फूल प्रूफ प्लान बनाया है। बिल में छिपे आतंकियों को वहीं मारने की तैयारी है। साथ ही आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा है कि खून के हर कतरे का हिसाब होगा, ना आतंकी बचेंगे और ना ही आतंकियों के मददगार। हालांकि अब सवाल है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों है और आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान का इलाज आखिर क्या है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखा दें। कुपवाड़ा से कुलगाम तक, पुंछ से राजौरी तक, पठानकोट से डोडा तक आतंक के खिलाफ सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बिल में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई है, जंगलों की घेराबंदी कर दी गई और जम्मू कश्मीर के इन्हीं जंगलों में आतंकियों की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया। आज भी कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर में एक एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें एक आतंकी को फिलहाल ढेर किया गया है और सेना का एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है। बीते कई दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर के केरन सेक्टर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है और सीमा पर तैनात जवानों ने इन कोशिशों को विफल किया। बार बार सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। पिछले एक महीने में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 12 आतंकियों को ढेर किया है और इनके पास से जो सामान मिला उससे पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो गया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है, आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने ट्रेन किया है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को आधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। आतंकियों के पास से स्टेयर AUG राइफल भी मिली है जो बेहद घातक मानी जाती है। इसके अलावा रेडियो सेट भी आतंकियों के पास से मिले और घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मदद कर रही थी। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों का मंसूबा जम्मू कश्मीर को सुलगाने का था, घाटी में नफरत फैलाने का था, लेकिन इस साजिश को सेना ने कुचल दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि खून के हर एक कतरे का बदला लेंगे, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान जम्मू संभाग में शांति भंग करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तरक्की की गति को रोकना चाहता है। आप सभी इस बात को हमेशा याद रखें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए रक्त के एक एक बूंद का हिसाब होगा और जरूर होगा और ठीक से होगा। साफ है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर करगिल जैसी साजिश रचने के लिए ट्रेन कर आतंकियों को भेजा है, लेकिन अब आतंक के खिलाफ एक्शन होगा। हर आतंकी का हिसाब होगा। बिल में छिपे आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाएगा। सीमा के इस पार हो या उस पार, ऑपरेशन विनाशक से आतंक का सर्वनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ से आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए। कठुआ के मल्हार इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों को वाईफाई और खाना मुहैया इन दोनों ने कराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। आतंकियों को वाईफाई और खाना इन्होंने मुहैया कराया था। ये 2 मददगार, यानी कठुआ में जो आतंकी घटना हुई थी जब सेना पर हमला किया था जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे, अब पूछताछ जम्मू कश्मीर पुलिस इन दोनों ही मददगारों से कर रही है। कुछ बड़ा खुलासा ये मददगार कर सकते हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं।
अजय जांडियाल मेरे साथ हैं जम्मू से और आशिक मीर श्रीनगर से मेरे साथ हैं। अजय, इस बारे में बताइए, जो दो ये लोग पकड़े हैं इनसे जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है, कहां से ये पकड़े गए और कैसे पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया था। दरअसल ये जो इलाका है मल्हार का, ये दूर दराज का इलाका है जहां पर जंगल के इलाके में आतंकी जो है वो छुपे हुए थे। और आपको बता दूं कि जो कठुआ में हमला हुआ था सेना के काफिले पर, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे, उसमें लगातार जांच चल रही थी और जांच में पाया गया कि आतंकियों के मददगार जो हैं, सहायक जो हैं, वो ये हैं लियाकत और राज नाम का ये व्यक्ति जो है, मूलराज जिसका पूरा नाम है, ये दरअसल मल्हार के रहने वाले हैं और कुछ पैसों के एवज में इन्होंने आतंकियों को खाना और जो है बाकी मदद जो है वो इंटरनेट जो इस्तेमाल करने के लिए वो मुहैया करवाई थी। और उसी की मदद से आतंकी जो हैं उस इलाके में पहुंचे जहां पर सेना के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए थे। और उसी के बाद से लगातार जो है वो मामला दर्ज होकर जाँच हो रही थी। इन दोनों को प्राइम में एक्यूज बताया जा रहा है जिन्होंने मदद दी थी। इसके अलावा 40 अन्य लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर जिनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में आतंकी देखे गए। इन आतंकियों को मदद भी ली और आतंकी पिछले काफ़ी दिनों से वहां पर जो है वो सर्वाइव कर रहे थे, वह छुपे हुए थे। अब इस मामले में जो है सुरक्षा बलों ने जांच को आगे बढ़ाना है और इस चीज़ को देखना है कि आखिरकार इस पूरे नेटवर्क को इस इलाके से कैसे उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि जम्मू खिते में लगातार डोडा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सांबा का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आतंकी एक्टिविटीज़ पीछे कुछ समय में देखी गई है। और ये आतंकी लगातार जम्मू में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए आशिक मीर से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है वहां पर। जो घुसपैठ की कोशिश थी, एक आतंकी को इसमें मार गिराया गया था, एक जवान भी भारतीय सेना का शहीद हुआ। आशिक, अभी क्या चल रहा है बॉर्डर पर, एलओसी पर? देखिए अगर हम बताएं तो बीते 3 दिनों से लगातार केरन हो या लोलाब इलाके में हो, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ चल रही है लोलाब के इलाके में। और यहां पर जो है एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है। बताया जा रहा है 3 आतंकियों का ये ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके रिसेंटली कुपवारा पहुंच गया और कुपवारा के लोलाब इलाके में इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आतंकी जो है जंगलों का सहारा लेकर फिलहाल जंगलों में छुपे हुए हैं, लेकिन सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन लोलाब के इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जंगली इलाका है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं और इन इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स में कई सारे आतंकी अभी तक जो है मारे गए हैं। और अगर हम आपको ये भी बताएं कि इसी एलओसी से भी कई बार जो है इस तरह की घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है, यानी जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं कश्मीर के, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही है। क्योंकि अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके में इन आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर अब ये आतंकी इसी फिराक में है, कब इनको मौका मिले, कब ये घुसपैठ करने में जो है कामयाब हो जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो है इनको विफल बनाया जा रहा है। जो भी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ जो है वो मारे जाते हैं। और इसी तरह एनकाउंटर जो है इस वक्त तीसरे रोज भी कुपवारा के लोलाब इलाके में चल रहा है, जहां पर फिलहाल एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है और सेना का एक जवान भी इसमें जो है शहीद हुआ है। जी आशिक, बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं जो घुसपैठ की कोशिश में थे। बिल्कुल, अगर हम बीते कुछ दिन पहले की भी बात करें तो इसी तरह आतंकियों ने है एक मंसूबा बनाया था, यानी बार बार ये कोशिश की जा रही है जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से घुसपैठ करने की कोशिश है। और ये आतंकियों का ग्रुप जो है 5-5 करके ये ग्रुप बनाते हैं और फिर इसी तरह जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपका भी, और आशिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कपिल सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, डॉक्टर सईद इलाही होंगे हमारे साथ, पूर्व मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी के। एसपी वैद साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, रक्षा विशेषज्ञ जाने माने, हमारे साथ हैं। एसपी वैद जी, जो सिचुएशन है इस वक्त, क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटेजी में कोई फेरबदल किया है? क्योंकि जो आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, हम आज जो जिक्र कर रहे हैं करगिल का कर रहे हैं, करगिल के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 26 तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है करगिल का, 25 जुलाई को। उस वक्त भी ये घुसपैठ बड़े पैमाने पर देखी गई थी। तो क्या कोई आप देखते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार आपका, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, आप देखिए लोलाब में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है कल से,
लोलाब कनेक्टेड है केरन से, इधर से बांडीपुर से। मैं खुद डीआईजी रेंज बारामूला रहा हूँ, उसके बाद डीजीपी भी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ लोलाब में कई बार ऑपरेशन किया और काफ़ी घने जंगल हैं चारों तरफ। और जिस तरह केरन सेक्टर में आपने देखा 2-3 बार ऐसी कोशिश की गई है इन्फिल्ट्रेट करने की। एक बार 3 मारे गए, एक बार 2 मारे गए, जी। अभी कुछ लास्ट वीक की बात है। और इसी तरह की कोशिशें गुरेज केयर करना और उड़ी के सेक्टर में भी हो रही है। तो ये सोचना कि सिर्फ जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, पहले हम सोच रहे थे कि इन्होंने स्ट्रेटेजी में तब्दीली लाई, वो मुझे लगता है इन्होंने पहले किया बिकॉज यहाँ सिक्योरिटी के गैप थे, फोर्सेस यहाँ से मूव की गई थी। आप जानते हैं जिस तरह से लद्दाख में हालात बने थे, इंडो चाइना बॉर्डर पे आईबाल टू आईबाल डिप्लॉयमेंट थी इंडिया की, तो वो और कश्मीर में प्रेशर था, तो उसको ईज करने के लिए ये इसको आर्क ऑफ टेररिज्म जो पिछले जम्मू रीजन बिल्कुल 15 साल से फ्री था, इसको उन्होंने इन्वॉल्व किया और वो चाहते हैं कि वहाँ प्रेशर ईज हो, फोर्सेस का स्प्रेड हो। और ये जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको किस तरह से पंक्चर किया जाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। जम्मू सेक्टर के भी रजौरी पुंछ और के एलओसी के सेक्टर में और कठुआ सांबा जम्मू के अपोजिट साइड आईबी सेक्टर में शकरगढ़ और ये जो इलाका है मीरपुर का, इस तरफ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितने 50-60 टेररिस्ट जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं जम्मू डिवीजन में, इस ऑलमोस्ट इससे थोड़े ज्यादा इन लॉन्चिंग पैड्स में पाकिस्तान की फौज इनको ट्रेनिंग दे रही है, इनको हथियार दे रही है, इनको रास्ते दिखा रही है, रूट्स की ट्रेनिंग दे रही है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना है, कैसे करना है। ये सारे वीडियो भी सार्वजनिक हो रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज में कारगिल वार से आपका सवाल है उसका देखता हूँ। कारगिल में अगर आपको याद होगा, इन्होंने अपनी लाइट इन्फेंट्री के सारे लोगों को लाकर वहां उन हाइट्स पे बैठाया था इन्फिल्ट्रेट करके। तो पता नहीं उसका नंबर क्या था, मुझे अब याद नहीं वो कौन सी लाइट इन्फेंट्री थी इनकी। इसी तरह जो रिपोर्ट्स ये हैं, ये जो ग्रुप्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू डिवीजन में, इसमें इनके आर्मी के एसएसजी कमांडोज हैं और इसके साथ इनके साथ वो बैटल हार्डन्ड टेररिस्ट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके के रहने वाले हैं, जो ऐसी टेरेन जो हिली टेरेन है, जो जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड है, जिन्होंने तालिबान के साथ वहाँ ऑलरेडी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनको आधुनिक हथियार देकर यहाँ पहले उनको ट्रेनिंग दी है काफी महीने और फिर यहाँ उनको भेजा है यहाँ बवाल मचाने साहब। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। वो कहते हैं कि साहब आईएसआई या पाकिस्तानी सेना से इनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ, पूर्व मंत्री हैं, पाकिस्तान के पीएमएलएन के नेता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सईद, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार सबूत दिए गए, पाकिस्तान सरकार को दिए गए, सेना का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया, और जो पाकिस्तानी लोग थे यहाँ आते हैं और इस तरह का आतंक मचाते हैं, पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती नहीं है और पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में चला जाता है सरकार वहां, क्यों इसको रियलाइज नहीं करता है पाकिस्तान के? पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा एक धब्बा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर का मामला है वो भारत का दाखिली मामला है और वहाँ पे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं या जज्बात हैं वो आपके सामने हैं। और आप भी जितने भी लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उनके पास से पेपर निकलते हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक होते हैं। जरा मुझे अगर आप मौका देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा तमाम सवालों का आपके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके अपने मामलात हैं वो आपको खुद तय करने चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में टेररिज्म जो है, बल्कि पूरे रीजन में टेररिज्म हो रहा है, जिसके विक्टिम हम भी हैं, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है और इवन अफगानिस्तान भी है। तो इसमें पहली बात तो यह है कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपने फरमाया सबूत, तो अगर सबूत की बात है तो फिर तो सबसे बड़ा सबूत तो कुलभूषण साहब हैं जो हमारे पास मेहमान हैं, और वहाँ पे जो आप बात पकड़ते हैं लोगों को, कोई ऐसा आज तक सबूत नहीं आया कि वो पाकिस्तानी हो,
पाकिस्तानी फौज का आदमी अजमल हो कसाब या का, पाकिस्तान ने अजमल भेजा हो। कसाब पर कोई शक है आपको कि वो पाकिस्तानी था? देखिए आमिर मैंने ये अजमल कहा ना कि कसाब। अजमल कसाब का, जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अजमल कसाब जो है उनको आपने पकड़ा, मार दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नाम इनको भेजा है। और जो इंडिपेंडेंटली लोग ये काम कर रहे हैं, ये तो मानते हैं ना यहाँ वो आप जानते हैं पाकिस्तानी कि था। जो लोग मजहबी नौयत के लोग हैं वो अपने जिहाद के कॉन्सेप्ट को लेकर ये काम कर रहे होते हैं और उसमें हुकूमत या पाकिस्तान के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आपने एक और पीओके बात की थी में, जो मैं अब आप अगर ये कहेंगे, देखिए डॉक्टर सईद, अगर पीओके में आप जी हाँ। ये कहेंगे कि हमारी मदाखलत नहीं है, तो ये बड़ा नहीं, एक देखिए अजीब सी बात देखिए, होगी। मैंने पीओके में ये सारे कि कैंप चल रहे हैं। दोनों तरफ ये जो आप बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये इसमें अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो भारत भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान में जो टीटीपी है, तालिबान है, उनके हजारों सबूत पेश किए जा चुके हैं कि उनको भारत सपोर्ट कर रहा था, ट्रेनिंग अरे दे रहा साहब, था, तालिबान माली इमदाद आपने खड़ा कर रहा किया। था। तो ये सारी तालिबान बातें वहां पर बाकायदा भाई, आईएसआई उनको ने और तरबियत और पाकिस्तानी पैसा भारत फौज से ने मिल रहा खड़ा है। किया। अब आप उसको तालिबान को भारत के साथ जोड़ रहे नहीं, हैं, वो ये तो मानेंगे ना आप? इसलिए तालिबान को गुजारिश आपने कर खड़ा रहा हूं कि किया तालिबान और रूस के मेरा ख्याल है खिलाफ। कि तालिबान में, टीटीपी में और बहुत से ग्रुप्स में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। और जो नई जनरेशन अब जिहादियों की आई है वो तालिबान नहीं है, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनको मुख्तलिफ मुल्कों से इमदाद मिलती है, जिसमें भारत भी शामिल है। मैं कुछ और मुल्क उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सारी बातें देखें। अब आप उससे हकीकत से आंखें चुरा लें तो एक और बात है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एब्सेंशिया वॉर में शामिल हैं। और अभी आपने बात की थी कारगिल की, तो कारगिल को कंडेम किया गया और कारगिल के जो जिम्मेदार थे जनरल मुशर्रफ, उनको पाकिस्तान की अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो फरार हो गए और फिर कॉफिन में वापस आए। तो जो फैक्ट है उस पर तो हम हमेशा एग्री करते हैं और जो इल्जामात हैं उनकी हम तरक नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मसला ये है कि वहां पर सरकार कभी इंप्रेशन से बाहर ही नहीं आई। फौज हमेशा वहां पर हावी रही। सबने देखा कि जब वाजपेयी जी वहां पर गए थे तो परवेज मुशर्रफ ने उनको सैल्यूट करने से मना कर दिया था। ये किसको फेलियर कहेंगे आप? ये तो सरकार का फेलियर है। वहां की सेना सरकार के काबू में नहीं है। नवाज शरीफ के काबू में परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी हदूद, यही पाकिस्तान में आप ये देखिए, जब उन्होंने तजावुज किया अपने अख्तियार से तो वो गिरफ्तार भी हुए, उनको सजाए मौत का हुक्म भी हुआ, वो मुल्क से एग्जाइल भी हुए और फिर मरकर वापस आए। उससे पहले तो उन्होंने एग्जाइल कर दिया था आपके नेता को। कयूद से अख्तियार से तजावुज करता है। चलिए, जेके बंसल साहम हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पूरा इंसाफ किया उनसे जरा जवाब सुन लेते हैं। उस दौरान क्या क्या हुआ कर लिया ना, देखें वो तो फैक्ट है, उससे तो कोई ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल उन्होंने किया, फिर जो कुछ डॉक्टर सईद कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब मैं ये दूंगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो है पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी एक टेररिस्ट मुल्क है। इनके ऊपर FATF का इसी वजह से ग्रे लिस्ट में है। और तो मेरा ख्याल आप भी साथ चोर है, कोतवाल आप अकेले नहीं है भाई। इसके जो है ना, आप देखते हैं जो वहाँ पे अलकायदा के चीफ वहाँ मिले, जो तालिबान उसके उमर वहाँ पे मिले, तो वो इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनके पास में टेररिस्ट रहते हैं। अब ये सरेआम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट आपके यहाँ से आते हैं, आपका मामला है। जब ये पकड़े जा रहे हैं टेररिस्ट, इनके पास में सारी जो वहाँ के आई कार्ड मिलते हैं, फिर उनके पास में जो सारा चाइनीज़ इक्विपमेंट और सारे डिफेंस के हथियार मिलते हैं, तो ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये जो है हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान को कि जो आप टेररिस्ट पाल रहे हैं, आप ये मत समझिए अपने आंगन में जो पाल रहे हैं कि आपके पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। तो अब पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है, कोई उसमें दो राय नहीं है। जो TTP है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जी, वो भी वहाँ पे अभी एक्टिव है। वो उस तरफ जो तालिबान को खड़ा किया था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान तो एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट है, सारी दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे यहाँ भी टेररिज्म आए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये पहले कोई नहीं था। सब SP वैद साहब ने बहुत करीब से वो टेररिज्म देखा है कश्मीर का। वैद साहब,
सबूत की बात होती है, जब भी डोजियर की बात होती है, न जाने कितनी बार सबूत दिए गए हैं, लेकिन आपने डॉक्टर सईद को सुना, वो अभी भी उस मोड में है कि साहब आपका अंदरूनी मामला है और आप इससे निपट रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो कहा कि तालिबान को भारत बढ़ावा दे रहा है, वो तालिबान जिसको पाकिस्तान सरकार ने पाला पोसा, ISI और सेना ने ट्रेन किया। देखिए मिक्सअप कर रहे हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। देखिए ऐसा है कि इनकी मजबूरी मैं समझता हूँ। ये वो बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की ऑफिशियल जवान होती है, वहाँ की जो रावलपिंडी से बताया जाता है। सबूतों की तो कोई कमी नहीं है। मैं पाकिस्तानी नेशनल्स को थोड़ा मैं यहाँ पैदा करता हूँ। 99% सारे जितने टेररिस्ट जहाँ इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू रीजन में, सारे पाकिस्तानी हैं। तो उनको वो थोड़े यहाँ पैदा होते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह के सबूत तो हमने आज तक हजारों दिए। जब ये वही बात है कि हाथी ने आंखें बंद कर ली, घोड़े ने आंखें बंद कर ली कि शेर नहीं है, तो शेर उसका मतलब नहीं कि शेर नहीं है। तो अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका क्या इलाज? जब झूठ का सहारा लेंगे तो क्या बोल सकते? डॉक्टर सईद जी, एसपी वैद साहब DGP रहे हैं, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं जम्मू कश्मीर। मेरा ख्याल में अगर वो DGP रहे हैं तो उनके, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं तो उनके नाम, कोई उनके पते, कोई एड्रेस, कोई आइडेंटिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए। दूसरी बात दिए गए कि जो लोग वहां से टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उससे भी वो आंखें चुरा रहे हैं। SP साहब को सारा मालूम है कि 12 इलाकों में अफगानिस्तान में TTP को तरबियत देने में भारत के लोग शामिल थे, असला शामिल था, माली इमदाद शामिल थी। इवन BLA को जो लोग पकड़े गए कमांडर, जिसमें शंबे था और खलील था, उन्होंने ओपनली बताया कि किस तरह वो भारत में तरबियत हासिल करते रहे, कहां से असला मिला, कहां से पैसा मिला। तो मेरा ख्याल है इस बात से वो आंखें चुरा रहे हैं और हकीकत बयान नहीं फरमा रहे। जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ जितने भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादातर, जैसा कि वैद्य साहब ने भी बताया कि 99% जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, जो आतंकी इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल है। भाई उनके कोई नाम पता, कोई शनाख्ती कार्ड तो दे दीजिए ना कि कौन लोग हैं। इतनी अगर बार वो दिया मार दिए गया हैं है तो उनकी लाशों से DNA कर ले, मालूम हो जाएगा। हमें तो कोई ऐसा नाम आज तक मालूम नहीं हुआ और कोई एड्रेस। मैंने आपसे एक नाम पूछा था, में जो इनके फौजी मारे गए थे उनकी बॉडीज लेने के लिए, उसकी तो मैंने उसके बारे में तो पहले कह दिया कि जो शख्स कारगिल का जिम्मेदार था, उसे पाकिस्तान की आला अदालत ने फांसी की सजा दी और वो मरकर पाकिस्तान वापस आए। तो उसमें तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया था। जो बात गलत थी वो गलत थी और उस शख्स को उसकी सजा मिल गई। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर BJP के स्पोक्स पर्सन, और कपिल सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के। कपिल जी, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं और 2021 से हमने देखा कि आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बढ़ गई। अभी हाल के जो वाक़यात की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में पूरा फोकस इन आतंकियों का रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डैमेज किया जाए जम्मू में, और वो उन्होंने किया भी है। आप कहां पर कमी देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेते हैं और 40 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 13 आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, 18 जवान जख्मी होते हैं, 10 नागरिक जो हैं वो मारे जाते हैं और 50 के करीब नागरिक जो हैं वो जख्मी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब से सिक्योरिटी इनपुट्स मिल रहे थे और जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज ये आशंका जता रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद में बढ़ोतरी हो सकती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, लगभग एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जैसे वैद साहब ने कहा कि 14 साल से जम्मू के अंदर आतंकवाद नहीं था और 2014 तक जम्मू कश्मीर से लगभग आतंकवाद को खत्म कर दिया गया था और जम्मू से आतंकवाद तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नोटबंदी की और तर्क यह दिया गया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 2019 में धारा
1970 के कुछ खंडों को विखंडित करने के बाद यह दावा किया गया कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कहती है कि आईएसआई करवाती है, पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पठानकोट में जो आतंकवादी हमला होता है उसमें आईएसआई को बुलाकर जांच करवाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं, और आज हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित नहीं, चाहे वो चीन का हो, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, चीन बॉर्डर के ऊपर हजारों एकड़ किलोमीटर जमीन जो है वो हड़पा चुका है, चीन ने पैंगोंग लेक के ऊपर पुल बना दिया है, असम में चीन ने गांव बना दिया। स्मार्ट सिटी की बात करती भारतीय जनता पार्टी, अब वो प्रोजेक्ट भी फेलियर साबित हो गया क्योंकि इस बजट में तो उसका नाम नहीं लिया। डॉक्टर अभिजीत का कमेंट ले लें। स्मार्ट गांव बनाया असम के अंदर चीन ने, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। चलिए ठीक है डॉक्टर अभिजीत, जैसा कि कपिल कह रहे हैं कि सारा दोष जो है सरकार की नीतियों का है। जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है जम्मू कश्मीर के मामले को, आतंकवाद को, वो देश के लिए सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य देखिए आज मेरे देश का, एक तरफ तो डॉक्टर सईद है, चले मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी कि वो पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की भाषा बोलना उनके लिए लाजमी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जयचंद ऐसे हैं कि जो शायद उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है मेरे देश की, खैर मुझे लगा कि आज पाकिस्तान के जो पाकिस्तान, अरे भाई साहब मैं बीच में बोल रहा था, मैं असभ्य डिबेट, उनको बोलने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर कपिल जी पूरी बात करने दीजिए, चल पाएगी। मैं बोल रहा हूँ उनके बीच में, अपनी बात बोलिए जसरोटिया जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। तो मुझे लगता था कि आज क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ डॉक्टर सईद बैठे हुए तो उनको जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी था, रादर देन कि आपस के अंदर जो आप अपने मर्ड स्विंगिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जरूरी ये था कि उनको जवाब देना था तो मैं तो जवाब देना चाहूंगा। मजबूरी समझिए, क्योंकि पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता ही है, डिनायल मोड में तो रहना इनकी मजबूरी भी है। मैं समझ सकता हूँ एक ऐसा देश जिसके टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है वो अगर ISI से आते हैं तो आप समझ सकते हैं, जबकि हमारे साथ अभी वेटरन्स थे, आप देख लीजिएगा हमारे वेटरन जो है वो बेचारे एक नॉर्मल सी जिंदगी बिताते हैं, जबकि वो भी एक आर्मी में सर्व करके आए होते हैं। लेकिन ये दिक्कत है पाकिस्तान की। आज ही सुबह की अगर आप न्यूज देखेंगे तो वर्ल्ड के टॉप 3 रादर लोएस्ट 3 जो वर्स्ट पासपोर्ट्स हैं उसमें एक पाकिस्तान है। FATF की सैंक्शन इनके ऊपर लगी हुई है। इनकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, डिनायल तो हमेशा करेंगे, जब घर पे घुसकर उनको मारा जाएगा, उड़ी में मारा जाएगा, बालाकोट में मारा जाएगा, तब भी डिनायल मोड में रहेंगे, क्योंकि डिनायल करना इनकी मजबूरी है। देश चलाना किसी तरह से चलाना भी आर्मी ने है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज है नहीं है। जहां पर आर्मी देश चलाती हो, डेमोक्रेसी के नाम पर किसी भी प्रधानमंत्री को किसी को भी उठा के अंदर डाल देते हो, इनकी मर्जी का प्रधानमंत्री बनेगा, वहां आप समझ सकते हो ऐसे देश से बात करने का कोई लाभ नहीं होगा। अब पाकिस्तान की मजबूरी समझिए, जिस हिसाब से 800 रुपए का किलो आटा और 900 रुपए लीटर तेल वहां पर बिक रहा है, भुखमरी की कगार पे जो देश आया हुआ, जो देश अफगानिस्तान क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है, वहां से लाई हुई ड्रग्स बेचकर ISI अपनी आर्मी का खर्चा निकालते हैं, ऐसे देश से आप और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर जो है वो उसके अंदर जरूर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी घुसपैठिए, जितने भी आप टेररिस्ट यहाँ पर भेजते हो, उन सबके सबको ठोक दिया जाता है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर बुजदिल यहाँ पर आप भेज रहे हो, मुझे पता है कुछ कराची के और कहाँ के ये नशेड़ी हैं जिनको आप यहाँ पर भेजते हैं ट्रेनिंग देकर, और वहां पर उनका क्या नामो निशान होगा, उसका तो वैसे पीछे से आप नामो निशान कोई नहीं छोड़ते हो। अजमल कसाब का आपने कौन सा कोई पीछे नामो निशान छोड़ा था। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप आग से खेलोगे तो हाथ आपका भी चलेगा। ये जिस मोड़ के ऊपर आप लोग बैठे हुए, ये चीज आपके देश को एक दिन आग लगा देगी। ये सोचिए कि जो हालात आपके देश के हैं ये क्यों बने हैं, इसका कारण क्या है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, इसका नेबर होने का कोई फायदा उठाते हैं आप हमसे भी सीख के तरक्की कैसे आगे की जाती है। लेकिन आप अपने तो दुश्मन है, अपने लोगों के भी सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि क्या हालात आपने पाकिस्तान के बना दिए केवल और ठीक है जसरोटी जी, पाकिस्तान तो लगातार देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भी होता है वो तो होता रहेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर उनका कुछ और था। कपिल जी का, उन्होंने कहा था कि सरकार की नीतियां कहां तक दोषी हैं। चलिए मैं ये सवाल करूंगा, पहले SP वैद साहब से जरा मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि हम करगिल का भी जिक्र कर रहे हैं और SP वैद साहब को बड़ा तजर्बा रहा है जम्मू कश्मीर का। वैद साहब, जिस तरह का ये घुसपैठ है और जो वहाँ के जंगलात हैं, जिस तरह का टेरेन है वहाँ पर, 25 साल हो गए करगिल को जीते हुए।
उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक उपकरण, इक्विपमेंट ज़्यादा हमारे पास हैं, बेहतर हमारे पास वेपन है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। सबसे बड़ी परेशानी आखिर इस घुसपैठ को रोकने में कहाँ आती है? देखिए, ऐसा है कि कारगिल में तो जो हुआ था वो आप जानते हैं। वहाँ आपको मालूम है विंटर्स में फौज, जब वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी और विंटर में फौज की जो पिकेट्स होती थी वो पीछे आ जाती थी और वहाँ ज़्यादातर इंटेलिजेंस कलेक्ट उन्हीं लोगों से होती थी जो वहाँ भेड़ बकरियाँ चुराने जाते थे। और उन्हीं से बाद में वो खबर भी आई कि उन एरिया जो खाली किए थे भारत की फौज ने उनको कब्जा कर लिया है और फिर उनको आप सारे देश ने देखा और पाकिस्तान का पूरी तरह से उसमें, लेकिन हमें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ी। बहुत सारे हमारे अफसर और जवान शहीद हुए उसमें, लेकिन पाकिस्तान को बहुत हार का फेस करना पड़ा। यहाँ जो स्थिति है, ये जो LOC का एरिया है, अगर आप बात करें केरन सेक्टर की, करना सेक्टर की, गुरेज सेक्टर की, इवन लोलाब के अपोजिट आप नीलम वैली के साथ उड़ी के सेक्टर में, इवन रजौरी पुंछ, ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। रात के, हालांकि यहाँ फेंसिंग है, एक वक्त होता था यहाँ फेंसिंग नहीं होती थी। हमें 35 साल सर्विस हमने यहाँ की, एक टाइम होता था यहाँ कोई फेंसिंग नहीं थी, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी और LOC में भी। तो मुझे याद है जब हमने बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये हमने दबाव बनाया कि जिस तरह आपने पंजाब में फेंसिंग की और उससे हालात में थोड़ी तब्दीली आई, इसी तरह का फेंस यहाँ इरेक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आर्मी और BSF को दिया और इस तरह का फेंस बनाया। उसके बाद उससे फायदा बहुत हुआ कि जो जहाँ 2500 टेररिस्ट ऑपरेट करते थे कश्मीर में एक एट एनी गिवन टाइम, वो 200-250 तक आ गया, मतलब 1/10 हो गया नंबर उनका इन्फिल्ट्रेशन पर काफी हो। लेकिन जब आपका डुबियस देश आपका नेबर हो तो आप उसको क्या करोगे? फेंस बनाया, उसको इलेक्ट्रीफाई किया तो वो उसको फेंस को काटेंगे, इलेक्ट्रीफाई किया तो आप प्लास्टिक की चेयर यूज कर लेंगे, फिर उसको रोकने की कोशिश की तो आप नीचे से टनल निकाल देते हो। अब उसको टनल निकाल के उसमें से आने की कोशिश कर। और ड्रोन हम यूज करते हैं मेडिकल सप्लाईज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये ड्रोन यूज करते हैं ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए, हथियारों को ड्रॉप करने के लिए। एक देश ने नियत ही बनाई है कि हमने अपने नेबर को बर्बाद करना है, इनके यूथ को बर्बाद करना है। खुद तो मरे हैं, सनम तुझे भी ले डूबेंगे। तो इनको रादर, जिस तरह हमारे साथी बोल रहे थे कि इनको हमसे सीखना चाहिए था कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बने, हम भी कामयाब, हम भी एक सक्सेसफुल कंट्री बने। अपने लोगों को भूखा मार रहे, रोटी उनको मिलती नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा इतनी बुरी हालत है, वर्स्ट पासपोर्ट है इनकी। मैं क्या क्या कृतियां बताऊं? सारे इनके एक आर्मी चीफ बताओ जो पाकिस्तान में ठहरता है, और यहाँ से जनरल कियानी ने वहाँ आइलैंड खरीदा। इस तरह का ड्रग मनी, आई थिंक ISI रन्स बिगेस्ट ड्रग कार्टेल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इस तरह का देश है, और ये जिसको चाहते हैं उसको अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, अंदर ठोक देते हैं। इमरान खान की हालत देखिए क्या किया। तो आप जो आप मुल्क अपने लोगों का नहीं हो वो आपका क्या होगा? तो इस तरह की स्थिति एक मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है, और ये तो इस इलेक्शन में भी देखा गया जो आम चुनाव वहां पर हुआ। डॉक्टर सईद, इसमें तो कोई दो राय नहीं, किस तरह से वहां पर कैंडिडेट जिताए गए, हराए गए, पूरी दुनिया ने देखा, और आप ही के टेलीविजन चैनल्स पे माहौल उड़ा। अच्छा जी, अच्छा, मैं आपसे ये जो दो चार दोस्त मेरे बातें कर रहे थे, एक तो ये सारे वो पुराने इल्जामात हैं जो बहुत दोहराए गए। मैं दो बातें कहना चाहूँगा सिंपली। पहली बात तो ये है कि भारत में जो हुक्मरान पार्टी है, जिसके मेरे दोस्त बात कर रहे थे BJP के, क्योंकि उसकी बुनियाद नफरत, दुश्मनी और ताज्जुब पर कायम की गई है। बाकी कौमों से, मजहबों से, लोगों पहले से आप जो मेरा सवाल किया उसका तो जवाब दीजिए ना। जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी भी हुई और सीटें भी कम हो गई।
उसके बदले अच्छा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन कर दिया, इमरान खान सत्ता में ना आए, हुकूमत में ना आए, उसके लिए किस तरीके से पूरा जीतोड़ मेहनत की गई। अगर आप मुझे मौका देंगे, मैंने आपकी गुफ्तगू में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, अब आप दूसरी बात आ गई इलेक्शन की। इस वक्त बिल्कुल कर लीजिएगा। पहले मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के अंदर और भारत के बाहर और हमसाया मुल्कों में जो बदअमनी है, दुश्मनी है, उसमें मेन किरदार, अगर हमसायों के साथ दोस्ती करनी हो तो आप दुश्मनी का इजहार नहीं करते, तासुब का इजहार नहीं करते। और आपकी जो पार्टी है वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जिसके बारे में हिंदुस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं और उन्होंने उनको बहुत कम वोट दिए। बहरहाल ये मेरा एक नजरिया है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही इलेक्शन की, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें क्योंकि पीटीआई हारी है और उनका बड़ा इफेक्टिव पीटीआई हारी कहाँ, आपने लड़ने का दिया सर, पीटीआई को तो आपने लड़ने ही नहीं दिया। जितने भी केसेस हुए हैं, देखिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि सबको बराबर का मौका मिले। जो लड़े, जो जीते, उन्होंने सर सब मेरी वो सब आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े बेचारे। अभी कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, उससे पहले भी दिया, और इस वक्त भी उनके मेंबर्स मौजूद हैं। चलिए बहरहाल वो आपका अंदरूनी मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा, वो आपका अंदरूनी मामला है। आप वहां पर किसी को जिताएं, किसी को हराएं, किसी को बनाएं, लेकिन जो एसपी वैद साहब ने सवाल उठाए सर, 300 में 30 केस दायर हुए। लेट मी रिस्पॉन्ड जी सर। मैं देखें, जो हमारे एसपी साहब ने बात की है, देखें जिन मसाइल, शायद वो मेरा ख्याल में टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि भूखे लोग मर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एग्रीरियन सोसाइटी है, यहाँ पे जरूरत जिंदगी तमाम मुयस्सर है, और पेट्रोल का जो रेट भारत में उसके करीब पाकिस्तान में है। तो जो इंटरनेशनल रेट्स हैं वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो इकोनॉमी का एक डिसऑर्डर हुआ था उसको ठीक करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। चलिए कुछ रिपोर्ट्स वैसे जो ठीक है, हमारी बात आप नहीं मानेंगे, एसपी वैद साहब की नहीं मानेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इकोनॉमी सर्वे करती हैं तमाम मुल्कों की, उनकी रिपोर्ट्स आप ज़रूर पढ़िएगा। और वो एजेंसीज जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिन पर आप उंगली नहीं उठा सकते, आप हिंदुस्तान पर तो उंगली उठा सकते हैं, आप कम से कम उनकी रिपोर्ट्स पढ़िएगा। जसरोटिया जी कुछ कह रहे थे। देखिए, इन्होंने कहा कि आप के हमारी तरफ इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये काम करें। डॉक्टर सईद प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। आपने काफी बातें कही, प्लीज रिस्पॉन्ड, अब मेरे को रिस्पॉन्ड करें। देखें, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री में जाइए। 47 में पैसा हमने दिया आपको सिर पे छत लाने के लिए, उस पैसे को आपने यूज करके यहाँ पर कवाली और यहाँ पर सारे का सारा उत्तर पहुंचाने की आपने पहली लड़ाई बात। उसके बाद अरे जनाब, हमने दिया ना आपको पैसा, यहाँ से आपके सिर पे छत तभी आई थी। फिर 65-71 के अंदर भी आपके पास 4 पैसे आए, तो उसके बाद हमारे, सुन लीजिए ना, मैं डॉक्टर सईद साहब आपको बड़े आराम से सुन रहा था। उसके बाद यहाँ से अटल जी आपके यहाँ पर बस लेकर गए तो आपने कारगिल का फ्रंट खोल दिया। उसके बाद हमने आते ही हमारे, जब मोदी जी ने 2014 में हमने जब कार्यभार संभाला था तो आपको सबसे पहले बुलाया गया था। अब आप दोस्ती के काबिल रहे नहीं है जनाब। दोस्ती की एक नीयत होती है, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि पीठ में और हम अच्छी तरह से आपको जान चुके हैं। आपका इलाज जो है जनाब वो उड़ी और बालाकोट ही है, और आप घबराइए नहीं। जिस हिसाब से आपको आपको दिया जाएगा। इतनी बार युद्ध में आप पिट चुके हैं जनाब, वो बुरा ना मानिएगा। इतने जीत है आप और आपकी आर्मी, इतने बार युद्ध में पिटने के बाद भी अभी भी कम से कम अपना ट्रैक रिकॉर्ड। रही बात भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जनाब, और इस बार भी हमारा सबसे ज्यादा वोट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमें लेक्चर ना दे। जिन्होंने अपना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अंदर डाल दिया हो ना, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आप ना दे। हमारे यहाँ पर एनडीए भी है और हमारे यहाँ पर अपोजिशन भी है, और अपोजिशन जितनी सरकार को मिलती है। तो डेमोक्रेसी पे जब आप पाठ पढ़ाएंगे डॉक्टर सईद, जब आप डेमोक्रेसी पे पाठ पढ़ाएंगे तो कम से कम अपना गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि डेमोक्रेसी नाम था कि यहाँ पर डीबीए अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें। ये दिक्कत है आपकी, तो समझिए अपने लोगों का कम से कम खौफ खाइए, जिसको भी आप मानते हैं अपने लोगों का भला कीजिए।
आपके यहाँ 900 रुपए लीटर तेल है, हमारे यहाँ पर 90 रुपए लीटर तेल है। तो दोनों में फर्क देख लीजिए। हमारे यहाँ पर 10 रुपए किलो आटा मिल जाता है, आपके यहाँ पर 800 रुपए में भी आटा नहीं मिलता। 900 रुपए कहाँ है मेरे भाई? हो जाते हैं, रेट सही कर लें, 260 रुपए हो जाते हैं जनाब। ये आपके देश का हाल है। तो कम से कम अपना देश संभालिए और सीखिए हमसे, जिस तरह से आपको वैद साहब ने कहा, सीखिए इस देश से, अपने आवाम से। जेके बंसल जी, ठीक है जसरोटिया जी, डॉक्टर सईद जसरोटिया जी, डॉक्टर सईद, जेके बंसल जी, सर बहुत मेहरबानी। यहाँ पर जी मैं आऊंगा आपके पास। लगातार बात हो रही है, मुल्क में गुस्सा भी है, देश में हम देख रहे हैं कि गुस्सा है। 12 करोड़ की बात की, मैं आऊंगा डॉक्टर सईद, आपके पास आऊंगा। जेके बंसल जी से सवाल। थैंक यू। बंसल साहब, ये क्योंकि डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हैं, बातचीत हो नहीं रही है, डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, किसी तरीके से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है, वो रुके, इस पर बात हो रही है। तो ये जो बातचीत नहीं हो रही है, डिप्लोमेटिकली नहीं कुछ हो पा रहा है, तो क्या उसमें रास्ते हैं? क्या सिर्फ यही रास्ता है कि डायरेक्ट एक्शन किया जाए? इंटरनेशनल दबाव कितना है? देखिए, ये बहुत पहले बता चुका है, इंडिया का जो स्टैंड रहा है, पॉलिसी हमारी ये है कि टेररिज्म और बातें दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। और जब पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा तो आप बात हो ही नहीं सकती। अभी तो उन्होंने टेररिज्म और बढ़ा दिया, तो उसका तो सिर्फ रास्ता यही है कि जो सीज फायर है, सीज फायर की आड़ में वहाँ पर ये टेररिस्ट घुसा रहे हैं, वो सीज फायर को रद्द किया जाए और सीज फायर रद्द करके यहीं से हमारी आर्टिलरी तोबे जा करके जो इनके लॉन्च पैड बने हुए हैं 25-30 उनको नष्ट किया जाए। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, यही इसका रास्ता है। बातचीत का तो समझ में बात आती ही नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करें तो आप करें किससे? भाई फौज का जो है मकसद ये रहता है वहाँ की कि वो तो शांति चाहती ही नहीं। फौज की अहमियत ही वहाँ पर तब है जब वहाँ पर शांति और लड़ाई झगड़े चलते रहें। वो इंडिया के साथ भी चल रहा है और यहाँ पे भी करते हैं बॉर्डर में, उधर में अफगानिस्तान के साथ में, इधर ईरान के साथ में। तो फौज का मकसद ही ये है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े या वो लड़ाई चलते हैं, तभी उनका बजट जो 15-20% उनका बजट रहता है उनको तभी मिलेगा और तभी उनकी साख बनी रहेगी। नहीं तो वहाँ पे वो सिविलियन गवर्नमेंट तो चाहते ही नहीं है। जो कोई प्रधानमंत्री पपेट होता है उसको रखते हैं। पहले इमरान खान को बनाया, जब इमरान खान ने आवाज़ उठानी शुरू करी उनके अगेंस्ट में तो उसको हटा के जेल में डाल दिया। अब जो है शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कठपुतली बने हुए हैं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो जो वहाँ की मिलिट्री चला रही है, जो मिलिट्री का दबदबा तभी रहेगा जब तक अशांति बनी रहे। जिस दिन यहाँ पर पीस हो जाएगी, अमन हो जाएगा बॉर्डर पे, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, तो फिर इनको फौज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब फौज नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो फौज जो है, जो वहाँ की जनरल हैं, वो सारे जो पैसे कमाते हैं और जो उनका सबसे जो व्यापार किया हुआ है, वो फौज वहाँ की व्यापार करती है। और व्यापार में फौज थोड़ी लगती है, कपड़ा बनाना और ये करना। और इनके पास में जो बात तो कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करने के लिए पेट्रोल नहीं है फौज के अंदर। तो हालात ख़राब हैं और हालात ख़राब होने के बावजूद भी ये जो इधर उधर के अटैक, अभी जो कुछ डॉलर मिल गए IMF से, उसको भी फौज खत्म कर देगी। अभी इनके ऊपर में 24 SP वैद जी, यहाँ हमारे देश में सारे जो डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है देश की वो करती है। सबसे बड़ा हर्डल क्या है? क्या कोई इंटरनेशनल दबाव काम करता है जब भी कोई इस तरह की डायरेक्ट एक्शन की जहाँ पर बात होती है? तो मेरा कहना ये है, सवाल आपसे, कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? देखिए, ऐसा है कि फैसले ऑब्वियसली हिंदुस्तान में तो जो भारत की कैबिनेट है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सिक्योरिटी मैटर से डील करते हैं, वही फैसले होते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी से की तरह फैसले होते हैं। वहाँ जो रावलपिंडी डिसाइड करता है वही होता है। ऐसा तो कोई यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है वही फैसले करती है। और लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। वो इस तरह हर चीज़ का वो नहीं, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सोच समझ कर, दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेके। जब आपको मैं बता दूं, जब कारगिल हुआ था उस वक़्त भी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, और पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस में उनको इन्फॉर्म किया गया और तब एक्शन उसमें लिया गया और सबको बताया गया कि एक्चुअल स्थिति क्या है। तो भारत, इसीलिए भारत की दुनिया के
इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इज्जत है और एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और बहुत जल्दी एक सुपर पावर भी बनने वाली है। तो भारत इस तरह के hasty फैसले नहीं लेता है। जिम्मेवारी है एक बड़े तरीके से सोच से, वरना बहुत मुश्किल नहीं है भारत को सारा सबको ठीक करना। मैं समझता हूँ वो डायरेक्ट एक्शन लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, वो इस तरह जल्दबाजी में एक्शन। जी डॉक्टर सईद, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी, वो कहते हैं ना स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसमें जी रही है, जो उस इम्प्रेशन से बाहर ही नहीं आना चाहती है, सेना के इम्प्रेशन से बाहर नहीं आना चाहती है। देखिए, 2-3 सवाल किए गए हैं तो मैं उनके जवाब दे देता हूं आपको। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत भारत से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान शुरू से एक यानी समझे कि ऐसी स्टेट है जिसको आप करें सिक्योरिटी स्टेट है, तो यहाँ पर मामलात को तय करने में फौज भी एक अहम किरदार अदा करती है। सिविल गवर्नमेंट के साथ साथ फौज भी मशवरा साजी में, फैसला साजी में शरीक होती है। अभी मेरे दोस्त ने बात की थी बालाकोट की, तो बालाकोट के मुकाबले में क्या हुआ? पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज गिरा दिए, एक पायलट पकड़ लिया, चाय पिला के वापस भेज दिया। उससे क्या हुआ? तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो आप ये हुआ था, घुसपैठ रुक गई थी, कुछ दिन तक घुसपैठ नहीं हो पाई थी, आतंकी घटनाएं कम हो गई थी। अगर वो जो कहा गया बालाकोट गए तो जवाबी कार्रवाई में पकड़ लिया। चलिए, तो इस तरह जो भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद, बहुत बहुत शुक्रिया।